इतिहास गवाह रहा है कि भारत को कमजोर करने के लिए देश के दुश्मनों ने यहाँ बैठे गद्दारों के कंधों पर रखकर बंदूक चलाई है। लेकिन जब से देश में मोदी सरकार बनी है, देश के दुश्मनों के नापाक इरादों को मुंह तोड़ जवाब मिला है। उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। ऐसा ही एक किस्सा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर और जानकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। इस किस्से में है एक नायक, एक विलेन और बहुत सारे नेगेटिव किरदार। इस कहानी को जानने के लिए आइए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। इस कहानी के विलेन का नाम है जॉर्ज सोरोस। 830 करोड़ डॉलर की संपत्ति के इस मालिक ने हमेशा भारत विरोधी काम किए। इसके एनजीओ ओपन सोसाइटीज फाउंडेशन पर भारत में रोहिंग्याओं को इंडिया में फ्री में कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के आरोप लगे। इस एनजीओ पर गरीब हिंदुओं के धर्मांतरण के भी आरोप लगे थे। वर्ष 2016 में गैर कानूनी गतिविधियों के आरोप में मोदी सरकार ने 3 अन्य एनजीओ के साथ इस एनजीओ को भी जांच रडार पर रखा था, जिससे चिढ़कर सोरोस के इसी एनजीओ के साथ कुछ देश विरोधियों ने मोदी सरकार के खिलाफ रफाल मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन 14 दिसंबर 2018 को कोर्ट ने सारी जांच करने के बाद मोदी सरकार को क्लीन चिट दी थी, जिसके बाद राहुल गांधी को भी मोदी सरकार पर झूठे आरोप लगाने को लेकर माफी मांगनी पड़ी थी। लेकिन ओपन सोसाइटीज फाउंडेशन का करता धरता जॉर्ज सोरोस अपनी हार नहीं पचा पाया और मोदी सरकार से बदला लेने की तिकड़म लगाने लगा। सोरोस और इमरान खान। देश के विलेन सोरोस ने अपना डर्टी गेम खेलना शुरू कर दिया। देश में इधर मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के माथे पर लगे काले दाग धारा 370 को हटाया। उधर पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं को सदमा लग गया। 22 सितंबर 2019 को जब पीएम मोदी 50,000 दर्शकों के सामने अमेरिका में हाउडी मोदी कार्यक्रम कर रहे थे, तब पाकिस्तान को दिल के दौरे पड़ रहे थे। कार्यक्रम के अगले ही दिन पाकिस्तान का आतंकी आका इमरान खान न्यूयॉर्क में भारत के विलेन जॉर्ज सोरोस से मिला। सोरोस की कुल संपत्ति पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की लगभग 1/4 है। ऐसे में दुनिया को लगा होगा कि ये दोनों देश निवेश को लेकर बात कर रहे होंगे, लेकिन इनके बीच कश्मीर को लेकर बात थी। देश के इन दुश्मनों को लगा कि अगर भारत ने जल्द ही कश्मीर मुद्दे का समाधान कर लिया तो उसे सुपर शक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जॉर्ज सोरोस और इमरान खान जैसे लोग नहीं चाहते कि भारत यह मुकाम हासिल करे। 27 सितंबर 2019 को पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। भारत को नीचा दिखाने के लिए इमरान खान ने भी उस सत्र में अपना संबोधन रखवाया और मोदी सरकार के साथ साथ भारतीय सेना के खिलाफ जहर उगला। लेकिन पाकिस्तान को फिर से जवाब देते हुए मोदी सरकार ने 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को लद्दाख से अलग करते हुए धारा 370 में बदलाव कर दिए। मोदी सरकार के पक्ष में देश का समर्थन देखकर जॉर्ज सोरोस लगभग पागल हो गया और इसी दिन उसने अमेज़न वेबसाइट पर अपने एनजीओ को चमकाने के लिए किताब इन डिफेंस ऑफ ओपन सोसाइटी लॉन्च कर दी। सोरोस के $1 बिलियन। इसी वर्ष 24 जनवरी को जॉर्ज सोरोस ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पर राजनीतिकरण करते हुए मोदी सरकार के खिलाफ जहर उगला। इसी सोरोस ने राष्ट्रवादियों के खिलाफ बोलते हुए कहा कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादियों से लड़ने के लिए वो $1 बिलियन दान में देगा। अब इसे संयोग कहें या कोई सोची समझी साजिश, अगले ही दिन 25 जनवरी को हमें शर्जिल इमाम के भड़काऊ भाषण का वीडियो देखने को मिलता है, जिसमें वो 5 लाख धर्म विशेष के लोगों के साथ असम को देश से काटने की बात कर रहा है। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। 2 दिन बाद ईडी की जांच में पता चलता है कि पीएफआई ने सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों को पैसा दिया है। ईडी ने कुछ ऐसे कागजात भी पेश किए जिसमें बताया गया कि पीएफआई ने कांग्रेसी वकील कपिल सिब्बल को 77 लाख और इंदिरा जयसिंह को 4 लाख। तीस्ता सीतलवाड़। आप सोच रहे होंगे कि ये पैसों का लेन देन क्यों हो रहा था। कपिल सिब्बल और इंदिरा जयसिंह पर आरोप है कि उसने तीस्ता सीतलवाड़ के केस की पैरवी करने के लिए रकम ली। तीस्ता पर आरोप था कि उसने विदेशों से मिले पैसों में हेराफेरी की। तीस्ता वही महिला है जिसने एनजीओ सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस के जरिए पीएम मोदी के खिलाफ गुजरात दंगों की याचिका लगाई थी। लेकिन इस बार भी तीस्ता सीतलवाड़ की साजिश नाकाम हुई।
इस लड़ाई में भी पीएम मोदी की जीत हुई थी। ऐसे में तीस्ता और सोरोस दोनों के एक ही दुश्मन बन गए थे, वो थे पीएम मोदी। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि तीस्ता के एनजीओ से खुद को बुद्धिजीवी बताने वाले जावेद अख्तर भी जुड़ा हुआ है और जावेद अख्तर के बेटे फरहान अख्तर ने तीस्ता के साथ मुंबई में आयोजित सीएए विरोधी कार्यक्रमों में भाग लिया था। कनेक्शन तो आपको समझ आ ही गया होगा। यही तीस्ता 18 फरवरी 2020 को दिल्ली के शाहीन बाग में आकर सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों को अपना समर्थन देती है। वहां तीस्ता लोगों को बाकायदा सिखाती है कि कैसे बोलना है, नारे कैसे लगाने हैं। जहां भी तीस्ता जाती थी वहां लोगों को भड़काती थी। देश के गद्दारों ने फेसबुक पर एक भड़काऊ पेज फर्टर्निटी मूवमेंट जेएनयू बनाया, जिस पर देश को तोड़ने की बात करने वाले गद्दार शर्जिल इमाम की रिहाई के समर्थन कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की गई। इस पेज को चलाने वालों ने एक देश विरोधी कार्यक्रम के लिए तीस्ता को बुलाया। यहाँ आपको बता दें कि तीस्ता का एनजीओ दावा करता है कि उसने असम में बहुत काम किया और शर्जिल इमाम भी असम को ही तोड़ने की बात करता है। जिस पेज से शर्जिल को रिहा करने की मांग की, वही फेसबुक पेज तीस्ता को अपने कार्यक्रम में बुलाता है। अगर गौर करें तो पाएंगे कि जॉर्ज सोरोस के साथ कपिल सिब्बल, इंदिरा जयसिंह, तीस्ता सीतलवाड़, शर्जिल इमाम, पीएफआई सहित सभी देश विरोधियों के आपस में कनेक्शन कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। इन सभी का एक ही एजेंडा है, कैसे देश में मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जाए, लोगों को भड़काकर देश को आग के हवाले कर दिया जाए और कैसे देश को तोड़कर अंदर से खोखला कर दिया जाए। हर्ष मंदर। सोरोस के गंदे इरादों के बारे में आपको एक बात और बता दें। अपने एनजीओ ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को सरकारी कार्रवाई से बचाने के लिए जॉर्ज सोरोस ने 29 जनवरी 2020 को दिल्ली हाईकोर्ट के दरवाजे पर गुहार लगाई। यहाँ सवाल ये उठता है कि सरकार के खिलाफ जाने के लिए आखिर सोरोस ने 3 साल का समय क्यों लिया। जवाब यह है कि सोरोस किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी में जुटा था, जिसे पूरा करने के लिए सोरोस ने इस कहानी के अगले विलन हर्ष मंदर को शाहीन बाग में लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काने के लिए भेजा था, जहां पर हर्ष मंदर ने सब देश विरोधी ताकतों को एक साथ आने के लिए उकसाया। आपको बता दें कि यह वही हर्ष मंदर है जो सुप्रीम कोर्ट और देश के संविधान के खिलाफ युवाओं को भड़का चुका है। अयोध्या के मामले में, कश्मीर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इंसानियत और समानता और सेक्युलरिज्म की रक्षा नहीं की है। ये फैसला कहाँ होगा? एक सड़कों पर होगा। इसी हर्ष मंदर पर ईसाई मिशनरी के लिए काम करने के भी आरोप लगे। कांग्रेस की यूपीए सरकार के समय यही हर्ष मंदर सोनिया गांधी की सलाहकार समिति एनएसी में आधा दर्जन से अधिक पदों पर रहकर सोनिया गांधी की चमचागिरी करता था। अब जो आदमी देश के दुश्मन सोरोस और सोनिया गांधी दोनों का ही खास हो, उस आदमी की देशभक्ति का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। कहानी का अगला किरदार था दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड और केजरीवाल का प्यादा ताहिर हुसैन। जामिया हो या फिर शाहीन बाग या फिर यमुना पार का जाफराबाद, सभी जगह सीए विरोधियों ने पहले दिल्ली को जाम किया, बंधक बनाया। फिर जब कोई इनका विरोध करने आया तो इन्होंने उसे बदनाम करना चाहा। 23 फरवरी को जब कपिल मिश्रा ने इन्हें हद में रहने की सलाह दी तो इन कट्टरपंथियों ने कपिल मिश्रा को ही अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन ये करने में सफल नहीं हो पाए। इन्हीं देश विरोधियों ने फरवरी में राष्ट्रपति ट्रंप की यात्रा के दौरान भी भारत को बदनाम करने की साजिश रची, जिसे अपने मुकाम पर ले जाने की जिम्मेदारी केजरीवाल के प्यादे ताहिर हुसैन को सौंपी गई। केजरीवाल का प्यादा और पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड निकला। इसी के घर से दंगों का सामान जैसे पेट्रोल बम, ढेर सारे पत्थर और बड़ी गुलेल भी मिली। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट भी बताती है कि कैसे देश के गद्दारों ने मिलकर 1 महीने पहले से दिल्ली दंगों की साजिश रची थी। जब जब देश के हित में कोई बड़ा फैसला लिया गया तो सोरोस जैसे देश के दुश्मनों के टुकड़ों पर पलने वाले देश में ही बैठे गद्दार सामने आ गए। इन गद्दारों ने कभी संविधान की आड़ में तो कभी मानवाधिकार को हथियार बनाकर देश को जलाने की कोशिश की और देश को नफरत की आग में झोंक डाला। लेकिन शुक्र है कि इस देश में ऐसी सरकार है जो गद्दारों को पाताल से भी ढूंढ निकालती है।